सिर्फ 2 सीटों से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर। आज हम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पार्टी भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंची। तो ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो आपको हैरान कर देगा। 18 करोड़, जी हां, 180 मिलियन। ये बीजेपी की डिक्लेयर्ड रजिस्टर्ड मेंबरशिप है और इसी नंबर की वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अब इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, और बीजेपी की मेंबरशिप उससे लगभग डबल है। सोचिए जरा। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे जनसंघ में इसकी जड़ों की, फिर देखेंगे कि बीजेपी का जन्म कैसे हुआ, इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन की भूमिका, फिर गठबंधन का दौर और आखिर में मोदी शाह का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बीजेपी की कहानी 1980 से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं, करीब 3 दशक पुरानी, जो हमें ले जाती हैं इसके आइडियोलॉजिकल पेरेंट यानी भारतीय जनसंघ तक। तो हुआ ये कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के समर्थन से जनसंघ की स्थापना की। मकसद था हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और कांग्रेस की पॉलिसीज का विरोध करना। शुरुआत में मुखर्जी के निधन के बाद मुश्किलें आईं, लेकिन पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और एक अहम पॉलिटिकल फोर्स बन गई। और जनसंघ का कोर एजेंडा क्या था? यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोहत्या पर बैन, जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन और जिसे वो मुस्लिम तुष्टीकरण कहते थे, उसका विरोध। अब इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि यही मुद्दे आगे चलकर बीजेपी की पॉलिटिक्स का भी सेंटर पॉइंट बनेंगे। और फिर देश की राजनीति में एक भूचाल आया, इमरजेंसी। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, और यही वो मोड़ था जिसने जनसंघ समेत देश की तमाम बिखरी हुई ऑपोजिशन पार्टियों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। इसी मजबूरी से जन्मी एकता का नतीजा था जनता पार्टी, एक बड़ा गठबंधन जिसका एक ही मकसद था, कांग्रेस को हराना। और 1977 में उन्होंने ये कर दिखाया। एक ऐतिहासिक जीत के साथ भारत में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन ये जो गठबंधन था, ये ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके अंदर की खींचतान और मतभेद इतने बढ़ गए कि ये सरकार गिर गई, और इसी टूट से बीजेपी के बनने का रास्ता साफ हुआ। अब सवाल उठता है कि ये गठबंधन टूटा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह बना डुअल मेंबरशिप का मुद्दा। मतलब जनता पार्टी के बाकी नेताओं ने कहा कि जो लोग जनसंघ से आए हैं वो एक ही वक्त पर पार्टी और आरएसएस दोनों के मेंबर नहीं रह सकते। लेकिन जनसंघ वाले गुट ने आरएसएस छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? जनसंघ गुट ने जनता पार्टी ही छोड़ दी, और फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की औपचारिक तौर पर स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन नई पार्टी की शुरुआत एक बहुत बड़ी हार के साथ हुई। 1984 के चुनाव में पार्टी ने गांधीयन सोशलिज्म जैसा एक मॉडरेट रास्ता अपनाने की कोशिश की। ऊपर से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त सहानुभूति की लहर थी। नतीजा, बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें, 414 के मुकाबले सिर्फ 2। ये जो हार थी, ये पार्टी के लिए एक वेकअप कॉल की तरह थी, और इसी हार के बाद पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक ऐसा बदलाव किया जिसने न सिर्फ बीजेपी की बल्कि भारत की पूरी राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। पार्टी में लीडरशिप बदली, लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने और उन्होंने पार्टी को वापस उसकी जड़ों की तरफ यानी हार्डलाइन हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ मोड़ दिया। और इसी के साथ पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को पूरी तरह से अपना लिया। और इस बदलाव का असर कमाल का था। आप देखिए, 1984 में थीं 2 सीटें, 1989 में पार्टी सीधे 86 सीटों पर पहुंच गई, और 1991 में 120 सीटें। ये एक जबरदस्त उछाल का। इस उछाल के पीछे एक बड़ा कारण थी आडवाणी की रथ यात्रा। सोमनाथ से अयोध्या तक की ये यात्रा एक पॉलिटिकल रैली से कहीं ज्यादा थी। इसने इस आंदोलन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मोबिलाइज किया और इस मुद्दे को नेशनल सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। और फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन। अयोध्या में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई थी, और उसी दौरान कुछ ही घंटों के अंदर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। इस एक घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़का दी। इसके बाद कानूनी और राजनीतिक स्तर पर एक लंबी लड़ाई चली।
2009 में जस्टिस लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसने बीजेपी के 68 सीनियर नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन कई साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपी नेताओं को साजिश के आरोपों से बरी कर दिया। तो अब तक बीजेपी एक बड़ी नेशनल पार्टी बन चुकी थी और यहां से पार्टी की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। कोएलिशन यानी गठबंधन की राजनीति का दौर। इस दौर का चेहरा थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई और पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए बनाया। वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार सिर्फ 13 दिन, दूसरी बार 13 महीने और फिर 1999 में उन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2004 में एनडीए की हार हुई और पार्टी 10 साल के लिए विपक्ष में चली गई। लेकिन इसी दौरान पर्दे के पीछे एक नई लीडरशिप जोड़ी तैयार हो रही थी, एक ऐसी जोड़ी जो बीजेपी को उस बुलंदी पर ले जाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब हम आ गए हैं 2014 के ठीक पहले के दौर में। उस वक्त की यूपीए सरकार पर करप्शन के बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, महंगाई एक बड़ा मुद्दा थी और लोग एक बदलाव चाहते थे। और इसी माहौल में बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को आगे किया और 2014 के नतीजों ने सबको चौंका दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की स्ट्रैटेजी ने बीजेपी को वो दिलाया जो 1984 के बाद से किसी भी एक पार्टी को नहीं मिला था, अपने दम पर फुल मेजॉरिटी 282 सीटें। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2019 में पार्टी ने 303 सीटों के साथ और भी बड़े मैंडेट के साथ वापसी की। तो राजनीति के हाशिए से शुरू हुआ ये सफर आज पूर्ण प्रभुत्व तक आ पहुंचा है। बीजेपी की इस यात्रा ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब सवाल ये है कि मोदी शाह की ये जोड़ी आगे क्या करेगी।